और स्त्री के संदर्भ से नवजागरण के पक्ष पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर इसके डिटेल्स कि सन इतने में क्या हुआ, सन उतने में क्या हुआ, ये आपको जानना है तो बहुत सारी किताबें। हमारे लिए समस्या सन और तथ्यों की नहीं है। हमारे लिए समस्या है कि जो बात एक विचारधारात्मक तौर पर कही जा रही है, स्त्री के संदर्भ से करने पर वो बात कैसी नजर आएगी। अमूमन जो बात कही जा रही है कि नवजागरण में स्त्री से जुड़े मुद्दे केंद्र में आए, ये एक मानी हुई बात है। तो क्या ये मान लें कि नवजागरण स्त्रियों के लिए हुआ था? इसमें मानने में क्या असुविधा है? अगर नवजागरण में समाज सुधार के तहत तमाम जितने भी सुधारात्मक मुद्दे और प्रक्रियाएं थी वो स्त्री के लिए और स्त्री के साथ घटित हुई, तो क्या ये मान लें कि नवजागरण भी स्त्री के लिए था? अगर था तो उस नवजागरण ने स्त्रियों को क्या दिया? क्या यूरोपीय स्त्री के लिए नवजागरण था? क्या भारतीय स्त्रियों के लिए नवजागरण था? और अगर यूरोपीय स्त्री के लिए नवजागरण था तो इस नवजागरण ने यूरोपीय स्त्री को क्या दिया और भारतीय स्त्री को क्या दिया? स्त्रियों का मुद्दा किसी भी अन्य अस्मिता के मुद्दे से ज्यादा जटिल मुद्दा है। अन्य अस्मिताओं में जहां आप अन्य तरह के कारकों को घटित होता हुआ, उसको प्रोमिनेंटली एक्ट करता हुआ देखते हैं, स्त्रियों के यहाँ बहुत सारी चीजें साइलेंट है, चुप पड़ जाती हैं। तो स्त्री की बात जब हम करें तो बहुत गहराई के साथ और बहुत महीन स्तर पर विश्लेषण करने की जरूरत होगी कि अगर ये नवजागरण स्त्री के लिए था तो जरा सोचिए कि जिस नवजागरण में खुद राजनीतिक स्वतंत्रता एजेंडा नहीं बना था, उसमें स्त्री की स्वतंत्रता कैसे एजेंडा बन सकती थी? राजनीतिक स्वतंत्रता नवजागरण का एजेंडा नहीं थी। नवजागरण के किसी भी प्रचारक ने, नवजागरण के किसी भी विचारकर्ता ने ये नहीं कहा कि हमें आजादी चाहिए इसलिए नवजागरण चाहिए। नवजागरण का जो एजेंडा था वो राजनीतिक एजेंडा नहीं था। अन्य तमाम तरह के धार्मिक, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार के मसले नवजागरण का एजेंडा थे। फिर स्त्री की मुक्ति का एजेंडा, स्त्री की स्वतंत्रता का एजेंडा नवजागरण का एजेंडा कैसे हो सकता है? तो मुद्दे चाहे जितने भी स्त्री के साथ जुड़े हुए हों, वे नवजागरण के मुद्दे, स्त्री के मुद्दे, या जिसे सही मायने में कह सकते हैं स्त्री, जैसे अगर आप सोशल कंस्ट्रक्ट है स्त्री, एक सामाजिक संरचना है स्त्री, तो उस स्त्री के मसले नहीं थे। अगर आप ध्यान से देखें तो स्त्री को जो स्वतंत्रता मिली वो साहित्य के कारण नहीं मिली। साहित्य में स्त्री को मुक्त कर दिया गया या साहित्य इस तरह से रच दिया गया जहां स्त्री स्वतंत्र नजर आने लगी। जैसे छायावाद का अगर आप साहित्य देख लें, द्विवेदी युग का या भारतेंदु युगीन साहित्य आप देखें, और छायावाद तक जाते जाते स्त्री की स्वतंत्रता को साहित्य के अंतर्गत खोजे जाने का एक क्रम चल पड़ता है। तो अगर हम ये मानने की भूल करते हैं कि स्त्री की स्वतंत्रता साहित्य के कारण मिली या साहित्यिक रचनाओं के कारण स्त्री स्वतंत्र दिखाई देने लगी, तो ऐसा नहीं है। जितने राजनीतिक सामाजिक आंदोलन चले जो स्त्री के एकजुटता, उनके साझे दुख दर्द को बांटने के कारण, उनकी गोलबंदी के कारण जो अलग अलग स्त्रियों का जोट बना, उनके दल बने और उनकी सभाएं और उनके समाज स्थापित हुए, उसके कारण, उस दबाव के कारण स्त्री का अपना एक सार्वजनिक स्पेस बनता है। इस वजह से स्त्री को एक मुक्त या स्वतंत्र तौर पर साहित्य में भी जगह मिलती है। न कि साहित्य में स्त्री स्वतंत्र कर दी गई इसलिए समाज में स्त्री स्वतंत्र दिखाई देती है। ये उल्टा क्रम नहीं है। तो ये मानना कि नवजागरण कालीन जो साहित्य है उसमें स्त्रियां स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता साहित्य के जरिए स्त्री को मिली, ये भी एक गलत और कह सकते हैं भ्रामक तथ्य होगा। अगर स्त्री के संदर्भ में नवजागरण के एजेंडे पे हम बात करना चाहें तो नवजागरण का जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य बनता है, यानी जैसा अभी सुबह से लेके कई मेरा आखिरी वक्तव्य है, सुबह से लेके कई वक्तव्य हुए जिसमें बहुत सारी बातें रखी गई और ये कहा गया कि नेशनलिटी का एजेंडा, जातीयता का एजेंडा, भाषा का एजेंडा
और कह सकते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीयता का एजेंडा भी नवजागरण के एजेंडे के कारण ही सतह पर आया, विमर्श के केंद्र में आया। ये सारे एजेंडा, यानी आप राष्ट्र का एजेंडा देखें, राष्ट्रीयता का एजेंडा देखें, भाषा का एजेंडा देखें, या फिर किसी भी मसले को उठा लें आप, इन तमाम मसलों में स्त्री कहाँ है? राष्ट्र के संदर्भ में जिस तरह से राष्ट्रीयता का एक मुद्दा उठाया गया और राष्ट्र की अवधारणा पेश की गई, राष्ट्रीय भाषा या जातीय भाषा की जो एक संरचना की गई और हिंदी को जातीय भाषा के तौर पर रामविलास जी ने स्थापित करने का प्रयास किया, इन तमाम मसलों में भाषा के संदर्भ से जितनी विवेचनाएं आई उसमें स्त्री गायब है। राष्ट्र के संदर्भ से जितनी विवेचना आई उसमें स्त्री गायब है। राष्ट्र का अगर आपको इस तरह से समझना है तो आप बंकिम चंद्र का आनंद मठ उठा लीजिए। आनंद मठ में जिस तरह से वंदे मातरम यानी भारत माता की कल्पना की गई, वो एक ऐसी स्त्री की कल्पना की गई जो युवा है, सुंदर है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो मलिनता की प्रतिछाया है, श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई है, और वो भारत माता के रूप में पेश की गई। यानी ये वो भारत माता है जिसको आजाद करना था। और राष्ट्र की पूरी बहस, राष्ट्रीयता की पूरी बहस को भारत माता और भारत माता की मुक्ति के बहस के रूप में बदल दिया गया। और ये भारत माता जो स्त्री है, उसको उसकी मुक्ति के लिए इस भारत माता की बहस से कितनी मदद मिली, कितनी उसको सहूलियत हुई, उसको स्त्री को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने में, इसकी तरफ बिल्कुल अनदेखी की गई। इसी समय दादा भाई नौरोजी की एक किताब आती है और ब्रेन ड्रेन की वो थ्योरी देते हैं, और उसमें वो आर्थिक राष्ट्रवाद का एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो आर्थिक हानि है भारत को, कि भारतीय लोगों के संसाधन विदेशों में जा रहे हैं और वहां की मिलों को समृद्ध कर रहे हैं, इस आर्थिक हानि पर ध्यान देना चाहिए। और ये आर्थिक राष्ट्रवाद का परिप्रेक्ष्य था जो दादा भाई नौरोजी निर्मित कर रहे थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी के इस वैकल्पिक विचार बिंदु को परे ठेल दिया गया और भारत माता वाला जो राष्ट्र और राष्ट्र देशभक्ति से भरा हुआ एक जज्बा था, जिसको पुनरुत्थानवादियों की भी सहमति मिल रही थी, उनका सहयोग था, उसको आगे किया गया। और वही चेतना, वही भावना आज फिर से दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कहें, आप अपने देश से प्यार नहीं करते, आप कुछ भी अलग बात करें, आप भारत माता के खिलाफ हैं, और भारत माता के जय के नारे अगर आप नहीं लगाते तो आप विधर्मी हैं। इस तरह का जो एक नोशन आज भी प्रिवेल करता है, उसकी जड़ें पीछे है, बहुत पीछे है। और इस तमाम बहस में स्त्री कहीं नहीं है। स्त्री दिख रही है लेकिन स्त्री है नहीं। ये मुश्किल है और इस मुश्किल जगह से समझना चाहिए। एक और बात, अगर स्त्री के एजेंडा से, स्त्री के नजरिए से इस नवजागरण का पाठ किया जाए, तो हम क्या उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों पर रामविलास शर्मा बात कर गए, या जिन मुद्दों पर अन्य लोग बात कर रहे हैं? तलवार जी ने भी 2-3 मुद्दे आज सुबह रखे। एक उन्होंने रखा लिपि का, एक उन्होंने रखा भाषा का, और एक उन्होंने रखा गौ का। ये तीनों ही मुद्दे जरा खोलिए। इन तीनों मुद्दों में स्त्री कहाँ है? न तो वो लिपि के मुद्दे में कहीं शामिल है, न भाषा के मुद्दे में कहीं शामिल है, न गौ के मुद्दे में स्त्री का कोई लेना देना। गौ स्त्रीलिंग जरूर है, कुछ लेना देना नहीं। फिर हम स्त्री को कहाँ ढूंढे नवजागरण के अंदर? हमारे सामने दिक्कत यह है, नवजागरण के एजेंडा को हम क्यों ना बदल कर देखें? क्यों हम बहस भाषा पर, लिपि पर और गौ पर करें? इसे जरा पलट के देखिए कि अगर ये नवजागरण, मैं मिडिल क्लास नवजागरण यानी बंगाल के नवजागरण तक ही सीमित रह रही, महाराष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ रही, क्योंकि बंगाल के नवजागरण की बहुत सिमिलरिटी यूरोपियन नवजागरण के साथ है। हिंदी नवजागरण का जो चेहरा मोहरा है वो बहुत कुछ उधार का है। तो बंगाली या बंगाल के नवजागरण के अंतर्गत भी जिस मिडिल क्लास का अपसर्ज होता है, उसका जो उत्थान होता है, और वो जिस तरह से इसको लीड करता है और उसमें उसकी महिलाएं जैसे शामिल होती हैं, उन महिलाओं की कौन से एजेंडा नवजागरण के अंतर्गत डिस्कस किए गए, हमें ये देखना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो जो एजेंडा स्त्री के लिए रखा गया, यानी उस समय की पत्रिकाएं आप उठा लें, हिंदी की, बांग्ला की, और उन पत्रिकाओं में जिस तरह के लेख आते थे,
अभी वसुधा डालमिया और संजीव के संपादन में एक बाला बोधनी का प्रकाशन हुआ है, और बाला बोधनी के उस पूरे अंक को पढ़ जाइए, भारतेंदु की छवि बिल्कुल विखंडित हो जाती है। भारतेंदु जो हमारे नवजागरण के, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं, बंगला नवजागरण के राजा राम मोहन राय हैं, तो हिंदी नवजागरण के भारतेंदु हैं, और भारतेंदु की छवि को ध्वस्त करती है बाला बोधनी पत्रिका के तमाम आर्टिकल्स और लेख। यानी स्त्रियों के लिए किस तरह की आचार संहिता होनी चाहिए, आचार मूलक जो तौर तरीके हैं, अच्छी स्त्री, भली स्त्री, सदगृहस्थ स्त्री कैसे बने, ये पत्रिका लगभग वैसे ही कंटेंट से भरी हुई है। आज भी स्त्री का जो सार्वजनिक स्पेस बन रहा है और डिबेट डिस्कशन के एरिया है, उसमें स्त्री के लिए क्या निकल रहा है आप जरा देखिए। गृह शोभा, गृह लक्ष्मी जैसी पत्रिकाएं निकल रही हैं, जो पति को वश में कैसे करें, अच्छा खाना कैसे बनाएं, अच्छी सिलाई कढ़ाई बुनाई मेकअप कैसे करें, और अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको सफल कैसे बनाएं, तीसरी स्त्री के आगमन से पति को कैसे सुरक्षित करें, इन तमाम नुक्तों और नुस्खों पर ही चलती है। यानी स्त्री का वो जो एजेंडा है वो आज भी नहीं बदला। स्त्री के लिए जो आपने उसकी बाहरी दुनिया रच दी वो आज भी नहीं बदली। तो अगर हम स्त्री के मसले से, यानी स्त्री से जुड़े मसले, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को पता नहीं है या नवजागरण कालीन जो हमारे विचारक थे उनकी जानकारी में नहीं है। अगर ना होती तो इतनी करुणा, इतनी सहानुभूति, इतनी दया स्त्रियों के लिए वो बरसाते नहीं। वो सारी चीजें हैं वहां, बावजूद इसके देखने की जो दृष्टि है, जो स्त्री दृष्टि होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। अगर आप परिवार को ही उठा लें, यानी स्त्री की लड़ाई जहां से शुरू होती है वो पहली जगह है परिवार, और परिवार को लेकर हिंदी साहित्य में नवजागरण के अंतर्गत डिबेट डिस्कशन नहीं है। बहुत लंबे अरसे के बाद मुक्तिबोध परिवार को डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि पिछले 20 साल में, यानी आजादी के बाद के 20 साल में जो महत्वपूर्ण घटा वो संयुक्त परिवार का विघटन था। ये आजादी के बाद के 20 साल को डिस्कस कर रहे हैं मुक्तिबोध, आजादी के पहले नवजागरण के आसपास के समय को नहीं। नवजागरण का जितना भी विमर्श है वो परिवार के अंतर्गत स्त्री की भूमिका को देख ही नहीं रहा, स्त्री की स्थिति पर बात ही नहीं कर रहा, परिवार को डिस्कस नहीं कर रहा। उसमें वो स्त्री की स्थिति को किस तरह से देख रहा है, वो ये देख रहा है कि स्त्री को भी मनुष्य मानना चाहिए, उसको भी बराबर मानना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो ये हम ज्यादती कर रहे हैं, स्त्रियों को भी कुछ सुविधाएं दे दी जानी चाहिए। ये है नजरिया। और परिवार के संदर्भ में अब आप देखिए कि यही परिवार जब स्त्रियां खुद उठाती हैं, इस परिवार को अपने लेखन का विषय बनाती हैं, इस परिवार को अपने बहस और विमर्श का विषय बनाती हैं, तो स्त्री कैसे देखती है परिवार को। आप नवजागरण के आसपास, यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग और उसके बाद सन 40 तक के आसपास की जो पत्रिकाएं निकली, विशाल भारत, विश्वामित्र, सुधा, मतवाला और अन्य तमाम तरह की पत्रिकाएं, चांद, इन तमाम पत्रिकाओं के आर्टिकल्स देखिए। इन पत्रिकाओं में जो महिलाओं के द्वारा लिखी गई कहानियां छपी, आरंभिक कहानियां या उनके जो लेख इत्यादि छपे, वो अमूमन परिवार के साथ साथ पुराने जो रीति रिवाज, मूल्य इत्यादि के बारे में लिखते हुए छपी। उन्हीं को वो बहस कर रही हैं, क्योंकि वो उनके जीवन का हिस्सा है, उनके अनुभव का हिस्सा है। ये सच है कि जैसे अभी किसी वक्ता ने कहा कि अनुभव नहीं है तो लिखेंगे का। लेखक के लिए सारे अनुभव, मैं इस बात से बुनियादी तौर पर सहमत नहीं हूं कि आपको हर चीज का अनुभव हो तो ही आप किसी चीज को रच सकते हैं। हाँ, संवेदना भी एक चीज होती है और उसके जरिए भी बहुत सारी चीजें रची जा सकती है। जीवन का सत्य अनिवार्य तौर से रचना का भी सत्य बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन रचना के सत्य को जीवन का सत्य होना होगा, इसके बिना रचना नहीं बन सकती। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और यहाँ पर ये संभव है कि महिलाओं की वेदना, उनके दुख, उनके दर्द, तकलीफ को पुरुष भी लिख सके। ठीक उसी तरह से जैसे आदिवासी या दलित के साथ संवेदनात्मक तौर पर जुड़कर कोई लेखक रच सकता है, उनकी लड़ाई लड़ सकता है, अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिस व्यक्तित्वांतरण की बात मुक्तिबोध करते हैं वो संभव हो सकता है, लेकिन उसमें अनुभूति में कमी या उसकी समरूपता या उसकी निकटतम स्थिति को प्राप्त करता है या नहीं करता, ये रचना के साफल्य या असफल्य पर निर्भर है। जैसे मसलन कफन कहानी में अगर आप देखें तो बुधिया का एक कैरेक्टर है, पूरे कहानी में बुधिया नहीं बोलती, और वो किस पीड़ा से गुजर रही है, प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। परिवार के अंतर्गत
परिवार की संरचना के अंतर्गत मातृत्व एक बड़ा पक्ष है। परिवार से भी पहले विवाह आता है, विवाह के बाद परिवार और परिवार के बाद मातृत्व। अगर नवजागरण का स्त्री एजेंडा बनना है तो ये सीक्वेंस होना चाहिए: विवाह, परिवार, मातृत्व, सार्वजनिक स्पेस, स्वतंत्रता और अन्य तमाम बातें उसके बाद आएंगी। यहाँ पर अगर हम परिवार को स्त्री लेखिकाओं द्वारा उठाते हुए देखते हैं और उनके जो समकालीन पुरुष लेखक हैं वो जिस तरह से परिवार के बारे में बातचीत करते हैं, वो परिवार के अंदर केवल स्त्री की स्थिति की बात करते हैं, कारुणिक स्थिति की बात करते हैं। लेकिन स्त्री जब परिवार के बारे में बात करती है तो भले वो शुरुआती तौर पर कलम उठा रही हो और पहली कहानी लिख रही हो, लेकिन उसमें परिवार जिस तरह से आता है, वो किसी व्रत त्योहार की कथा के रूप में ही अगर परिवार आता है तो वो एक बाइनरी अपोजिशन में चीजों को रख रही है। यानी वो बता रही है कि अगर यह व्रत आप या स्त्री कोई नहीं करती तो उसके परिवार को क्या क्या कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, और उन कष्टों से बचाने के लिए अपने परिवार को, स्त्री को क्या क्या करना चाहिए। और उसका जो कष्ट वो बताती है कि जो कष्ट न किए जाने से संभव हो सकता है, उस कष्ट का वो इतना विदारक चित्र खींचती है कि अगर थोड़ा सा इसको डिकंस्ट्रक्ट करके पढ़ने की कोशिश करें तो ये अपने आप में भयावह लगेगा कि उस विदारक कष्ट को, उस भयानक कष्ट को स्त्री झेलेगी कैसे। उस समाज के अंतर्गत जहां स्त्री के लिए विवाह ही एकमात्र जीवन आधार माना जाता हो, उस समाज में पति का विछोह सहकर, पुत्र का विछोह सहकर और विवाह बंधन से विच्युत होकर स्त्री जिएगी कैसे, ये उसके लिए भयानक सवाल था। और इसको डिकंस्ट्रक्ट करके जब फैमिली के डिस्कोर्स में पढ़ेंगे तब हम समझ सकते हैं कि स्त्रियां जो आपको व्रत और उपवासों की कथा कहती हुई नजर आती हैं, दरअसल उसमें भी वो एक बाइनरी अपोजिशन रच रही हैं, और वहां पर जिस भयावहता के साथ दंडात्मक प्रावधानों का वो जिक्र कर रही हैं, सजामूलक चीजों का वो जिक्र कर रही हैं, वो असल में उसी समाज का स्त्री के ऊपर लादा हुआ प्रावधान है जिस समाज में वह स्त्री रह रही है। और एक और चीज यहीं पर हमें ध्यान देना चाहिए कि परिवार के बाद, परिवार में स्त्री की स्थिति, स्त्री पहले स्टेप पर रच रही है, पहले कदम पे रच रही है, तो क्या रच रही है। और दूसरा, जब वो परिवार को अपने आलोचना का विषय बनाती है, परिवार के अंतर्गत अपनी स्थिति को देखती है या उसको विचार गद्य में रखकर लेकर आती है, तो वो किस तरह से रचती है। महादेवी की श्रृंखला की कड़ियां इसका आदर्श उदाहरण है। हिंदू परिवारों में स्त्री की क्या स्थिति है, महादेवी ने जिस तरह से उसको अपने डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया है, स्त्री संबंधी अपनी विवेचना का हिस्सा बनाया है, वो किसी भी तरह से सभ्यता समीक्षा, तथा कथित सभ्यता समीक्षा से कम नहीं। महादेवी जिस तरह से उसको रखती है। इसी संदर्भ में अगर आप मातृत्व के सवाल को देखें, जो भले घरों की स्त्रियां हैं वो विवाह कर ले और विवाह के बाद वो अनिवार्य तौर पर संतानोत्पत्ति करें, अन्यथा लोग बात पूछना शुरू कर देते हैं कि विवाह हुए इतने वर्ष हो गए, संतान क्यों नहीं हो रही। विवाह के बाद संतान ना होना एक तरह से स्त्री के लिए अभिशाप है, और उसके बाद वो उसके लिए व्रत, उपवास, पूजा, कथा, जितनी तमाम तरह के कर्मकांड हो सकते हैं वो करने को तैयार होती है, यानी अंधविश्वासों की एक पूरी श्रृंखला शुरू होती है। मातृत्व के सवाल को किस तरह से स्त्रियों ने स्वयं देखा है और मातृत्व के सवाल पर किस तरह से पुरुष लेखकों ने कलम चलाई है, यह भी नवजागरण कालीन रचनाओं और साहित्य के अंतर्गत देखे जाने का विषय है। आप देखेंगे कि मातृत्व के सवाल पर आमतौर पर मातृत्व का जो कंस्ट्रक्ट रचा गया है वो विवाह के बाद एक अनिवार्य स्त्री के द्वारा समाज को कह सकते हैं कि दिया जाने वाला एक सहयोग या समाज को आगे बढ़ाने वाली एक प्रक्रिया है संतानोत्पत्ति की, जो स्त्री के लिए अनिवार्य है। यानी स्त्री और पुरुष के संसर्ग से जो संतान होती है वो समाज को आगे बढ़ाती है। विवाह और संतानोत्पत्ति को एक साथ इस तरह से नत्थी करके देखा गया। लेकिन इस संतानोत्पत्ति में स्त्रियों की अपनी जो उनका अपना जो शारीरिक क्षय है और उनकी जो सामाजिक भूमिका सिमटती है, घर के अंदर भी उनके तमाम तरह के जो कामकाज और गतिविधियां हैं वो जैसे बाधित होते हैं, उसकी चर्चा नहीं है।
आप देखेंगे कि चाहे यूरोपीय लिटरेचर हो, चाहे हिंदुस्तानी साहित्य हो, इस तरह की चीजें, यानी एक स्त्री तब तक बच्चे जन सकती है जब तक कि वो रजस्वला रहती है, और इसका उसके स्वास्थ्य के साथ कोई लेना देना नहीं। एक यानी डॉटर्स ऑफ ईव, और ये डॉटर्स ऑफ ईव कौन है? ईव की बेटियां कौन है? ये स्त्रियां हैं जो गलती से ईडन के बगीचे में ईश्वर के खिलाफ एक कृत्य कर बैठी हैं, और उनको पनिशमेंट के तौर पर अनथक श्रम और मातृत्व, ये 2 सजा मिली है। अगर आप इसको इस तरह से डिकंस्ट्रक्ट करके पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मातृत्व जो है एक स्त्री के लिए या पुरुष के लिए भी पितृत्व और स्त्री के लिए मातृत्व, दोनों की अनुभूतियों में कितना बड़ा अंतर है। वात्सल्य सुख संतोष देता है, आनंद देता है, लेकिन स्त्री के लिए वो दूसरा जन्म भी है, उसके पूरे शरीर और उसके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करने वाली चीज है। और यह मातृत्व स्त्री के जीवन में एक बार नहीं घटता। यानी नवजागरण कालीन साहित्य और समाज की स्थिति को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक स्त्री दर्जनों बच्चे पैदा करती है, 1-2 नहीं। उसमें से कई बच्चे मरते हैं, कुछ जीवित रह जाते हैं, और जिनका लालन पालन करने में वो अपना बाकी का समय लगाती है। तो ये जो दर्जनों बच्चे पैदा करना है, जिसमें कई पुरुष लेखकों ने, अंग्रेजी के कई बड़े लेखकों ने कमेंट किया है कि ये ईश्वर के बराबर का काम है जो स्त्री करती है। यानी ये दूसरा जन्म देना स्त्री ही संभव हो सकता है कि स्त्री इस तरह से एक नई संतति को जन्म दे, एक नए क्रिएचर को जन्म दे। लेकिन बच्चा पैदा करना और बच्चे को पालना दोनों स्त्री के कामों में शुमार, और इससे कह सकते हैं कि विवाहिता स्त्री के लिए गर्भवती होना गर्व की बात होती। आपको अगर याद हो तो इस्मत चुगताई की एक कहानी है, छुई मुई। अभी अभी उसका मंचन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नाट्य दल ने किया था। उस छुई मुई में एक सामंती समाज की स्त्री है, नवाब की बेटी है, और वो बड़ी कोमल है। वो गर्भावस्था से गुजरती है, और उसके लिए पूरा परिवार किस तरह से तैयार होता है और उसकी देखभाल करता है। वो स्वयं भी बहुत कॉन्शियस है, और उसे पता है कि वह गर्भधारण किए हुए है, तो इसके बाद जो उसका दर्जा होगा उस परिवार में क्या होगा। लेकिन जैसे ही गर्भ गिर जाता है वो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मातृत्व, अगर वो सफल मातृत्व नहीं दे सकी परिवार को, तो उसका होना ही उस परिवार में संदिग्ध हो जाएगा। ये कहानी बड़ी ट्रेडिशनल सी लगती है, लेकिन अगर आप इसको डिकोड करके पढ़ेंगे तो ये एक भयानक स्त्री के लिए नतीजे वाला परिणाम देने वाली कहानी है। इसी तरह से स्त्री के मातृत्व को गौरवान्वित करने वाली जो पुराने स्थापत्य कला रूप, तमाम चीजों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे स्कल्पचर स्त्री के मातृत्व को गौरवान्वित करते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग आप सबको याद है। मोनालिसा की हंसी के बारे में कहा जाता है कि वो हंसी साधारण स्त्री की हंसी नहीं है, वो एक गर्भवती स्त्री की हंसी है, और उसका गर्भ के बोझ से जो उसका शरीर है वो भरा हुआ है, और चेहरा थोड़ा सा नत और मुस्कान मंद है। इसी तरह से आप कामायनी की श्रद्धा को याद कीजिए। वहां मनु श्रद्धा को छोड़कर चल देना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो स्त्री का मातृत्व यानी उसका मां बनना, उसकी प्रक्रिया से गुजरना, उसका कितना समय खाता है, और किस तरह से वह उसमें अपनी पूरी संवेदना, अनुभूति और अस्तित्व के साथ लिप्त हो जाती है, यह चीज महत्वपूर्ण है। और इसमें स्त्री की जो श्रम की भूमिका है, घरेलू श्रम की भूमिका है, और साथ ही साथ स्त्री की मातृत्व से संबंधित श्रम की जो भूमिका है, उसे भी हमें काउंटिंग में लेना होगा, उसके बगैर बात नहीं बन सकती। मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ। राजसुंदरी दासी जो हैं, बंगाल की पहली महिला हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और वो आत्मकथा देवेंद्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो बड़े भाई थे, उनसे भी पहले 15 साल पहले लिखी गई आत्मकथा है। और उस आत्मकथा में जो एक परिपक्व उम्र की औरत 65 के एज में पहला खंड लिखती है, और 68 के एज में दूसरा खंड लिखती है। उस आत्मकथा में जिस तरह से परिवार का चित्र है वो दर्शनीय है, मतलब उसकी रीडिंग की जानी चाहिए, और उससे आपको बहुत सारी चीजें जाहिर होगी। एकदम तटस्थ भाषा, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं, ऐसी शिकायतहीन तटस्थ भाषा, लेकिन
जो कुछ उसके साथ घटित हो रहा है सिर्फ वो रजिस्टर किया और अपने आप उसको थोड़ा सा संवेदनात्मक तरीके से देखने से आपको खांचे खींचे हुए दिखाई देते हैं। दोषी कौन है वो नजर आता है। समाज और समाज व्यवस्था वो जानती नहीं कि उसका पति रात के अंधेरे में कब आता है और वो 12 बच्चों की मां बनती है, एक दो नहीं 12 बच्चों की मां बनती है। और बंगाल के जो जलवायु है बंगाल की, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, वहां इस वक्त काल बैशाखी आ जाता है। 15 अप्रैल के बाद से काल बैशाखी आ जाती है। और काल बैशाखी में होता यह है कि शाम को अचानक अंधकार और तेज गति से हवा और उसके बाद झड़ वृष्टि यानी ओलावृष्टि पड़ना शुरू होता है। तो रोजाना ये क्रम रोज का है, महीना डेढ़ महीना ये चलता है। ऐसे में राजसुंदरी दासी लिखती है कि वो पूरे घर को खिला पिला के 40-50 लोगों का खाना बनाकर, और जितनी भी उसकी रियाया आती है, चूंकि जमींदार परिवार की है तो रियाया जितनी मिलने आती है उनके लिए भी साधन जुगाड़ करने के बाद जब वो रात को 10-11 बजे खाना खाने जाती है तो एक बच्चा हाथ में, एक गोद पर और एक थाली के सामने बैठा हुआ है और वो तब खाना खाती है। यानी उसका पति भीतर बैठा हुआ है, पति गोद के बच्चे तक को नहीं लेने या उसको थोड़ी देर बहला लेने की स्थिति में नहीं है। दास दासियां सब सो चुके हैं और राजसुंदरी दासी खाना खाने बैठती है। गोद का जो बच्चा है एक और मुंह में नहीं डाला कि गोद के बच्चे ने थाली में पेशाब कर दिया और वो खाना सरकाकर चुपचाप भूखी सो जाती है। वह स्त्री जो भोर 4 बजे उठती है और रात 12 बजे सोती है। उस स्त्री के श्रम को, उस स्त्री के मातृत्व की फीलिंग को क्या केवल गौरवान्वित करके या केवल महिमा मंडित करके आप पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नवजागरण के केंद्र में स्त्री के मुद्दे थे। अगर रहे होते तो इन चीजों पर बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। इसी के साथ एक और चीज है कि नवजागरण में एक और एजेंडा रहा विधवाओं का जीवन। विधवाओं के मसले पर समाज सुधार आंदोलन चले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और तमाम लोगों ने उसके लिए लड़ाइयां लड़ी और जिस तरह से बाल विवाह को रोकने में उन्हें सफलता मिली, विधवा विवाह को प्रचलित कराने में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। समाज की नैतिकता और रूढ़िवादी जो चीजें वो उसमें आड़े आती रही। लेकिन विधवाओं को जिस तरह से, विधवा जीवन को जिस तरह से साहित्य के अंतर्गत गौरवान्वित किया गया और जिस तरह की भाषा में उसको गौरवान्वित किया गया, आधुनिक समय में भी उस चेतना से हम मुक्त नहीं हैं। बंग महिला पर एक किताब आती है भवतोष दत्त की। बंग महिला पर उन्होंने किताब लिखी और बंग महिला के विधवा जीवन को उन्होंने इस तरह से गौरवान्वित किया है कि उनका लेखक होना, उनका रचनाकार होना और हिंदी की पहली कहानी में से एक कहानी लिखना, ये सारी उपलब्धियां गौण हो जाती है। यानी वो कैसे भोर सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाती हैं, सादा वस्त्र धारण करती हैं, सर को ढककर रखती हैं और किसी से कोई उनको देखे इसके पहले ही वो स्नान करके, कपड़ों के साथ स्नान करके वापस घर चली आती। आप सोचिए, ये पढ़ी लिखी आधुनिक उस स्त्री का जीवन है और उसका महिमा मंडन है जो हिंदी की पहली कहानी में से एक कहानी दुलाई वाली लिख रही है। ये उस स्त्री के जीवन के बारे में लिखा गया है और जिसके साथ उठने बैठने वालों में स्वयं रामचंद्र शुक्ल शामिल थे। कुसुम संग्रह की भूमिका रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, उनके साथ उनका मिलना जुलना था। लेकिन रामचंद्र शुक्ल और बंग महिला का जो ये सख्य भाव था या ये जो बातचीत का प्लान था, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन उनका विधवा जीवन कितना सादगी और पवित्रतापूर्ण था, एक मेल लेखक लिखता है तो उसको हाईलाइट करता है। ये चिंता की जगह है। नवजागरण के चेतना और नवजागरण के तमाम उपलब्धियों को हम आज तक भी समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, हमारी समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, विशेषकर स्त्री के संदर्भ में। इसी तरह से वेश्यावृत्ति एक बड़ी समस्या है। नवजागरण के पूरे डिस्कोर्स में प्रोस्टिट्यूशन या वेश्यावृत्ति को लेकर बड़ी बड़ी बातें हैं, तमाम बहसें हैं और देवदासी प्रथा से लेकर इसका एक इतिहास भी ढूंढा गया है, उस पर बातचीत हुई है, वो तथ्य है। यहाँ तक कि प्रेमचंद ने अपना पहला उपन्यास ही सेवा सदन इसी समस्या को केंद्रित करके लिखा। लेकिन वेश्या जीवन पर लिखते हुए भी, जैसा कि अभी तलवार जी कह रहे थे कि हमारे तो हिंदी के बहुत सारे लेखक, बनारस में जो दाल मंडी थी, दाल मंडी ही सेवा सदन का घटनाक्रम का केंद्र भी है और दाल मंडी में जयशंकर प्रसाद से लेकर प्रेमचंद सबका आना जाना रहा। दाल मंडी एक जीवंत पात्र है अपने आप में सेवा सदन में।
लेकिन जिस तरह से सेवा सदन में सुमन और उसके तमाम समस्याओं के बारे में प्रेमचंद चर्चा करते हैं, वो जिस चीज को स्टैब्लिश करते हैं, कहते हैं कि परिवार के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं है, इसलिए वो वेश्याओं को देखकर वेश्या बनना चाहती है, क्योंकि वेश्या का समाज में सम्मान है। ये समस्या को उथलेपन में देखना है। ये दरअसल वेश्या समस्या इतनी सरल नहीं है कि एक सवर्ण स्त्री सेवा सदन में जिस तरह से सुमन का कैरेक्टर है कि वो ब्राह्मणी है और उसके उद्धार के लिए फिर जिस तरह से समाज सुधारक लग जाते हैं और वो जितने आसानी से सबका मजाक उड़ाकर, यानी एक उसमें मुसलमान कैरेक्टर है, उनकी उसकी दाढ़ी में आग लगाकर, एक कोई सामंत कैरेक्टर है, उसकी कुर्सी की टांग तोड़कर जिस तरह से वो बाहर आ जाती है वेश्यावृत्ति के इस पूरे दलदल से, और प्रेमचंद उसके जटिलताओं को कहीं नहीं खोलते। एक खास तरह का उसमें एक कह सकते हैं कि रूमानी भावबोध है वेश्याओं के जीवन के बारे में भी बातचीत करते हुए, और वेश्याओं के जीवन को ठीक से ना जानने, उसके आर्थिक पहलू को ठीक से ना समझने। क्या कोई वेश्या ऐसी हो सकती है जो दलालों और ब्रोकर्स के बिना जिसका पेशा चल सकता हो? ऐसा है नहीं। सच्चाई इससे कोसों दूर है। लेकिन प्रेमचंद के सेवा सदन में आपको ये समस्या, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रेमचंद है जिनका पहला उपन्यास ही इतना क्रांतिकारी है, स्त्री जीवन पर केंद्रित है, वेश्या समस्या पर केंद्रित है। लेकिन सच्चाई ये है कि वेश्या समस्या की जो गहराई है वो वहां गायब है। वेश्याओं की समस्या इतनी भर नहीं है कि उनको घर में स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता तो रोजगार के तौर पर वो वेश्या बन जाती है। एक और चीज कि जिस स्त्री को यानी स्त्री जब सांप्रदायिकता पर लिखती है, सांप्रदायिकता की बड़ी चर्चा हुई, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। स्त्री जब सांप्रदायिकता पर लिखती है और सांप्रदायिकता के मसले को टच करती है तो वो किस तरह का डिस्कोर्स तैयार करती है। दो कहानियां आपको बता रही हूँ, हिंगवाला सुभद्रा कुमारी चौहान और स्वप्न भंग होमवती देवी। संयोग से पिछले जब सेमेस्टर सिस्टम आया था तो मैंने स्वप्न भंग को पाठ्यक्रम में लगाने का प्रयास किया था और सफल भी रही थी। शिवरानी देवी की हत्या कहानी भी हमने वहां रखी थी। तो ये जो दो कहानियां हैं, हिंगवाला और स्वप्न भंग, इन दो कहानियों को, इसकी रीडिंग देखिए आप। हिंगवाला कहानी में एक अफगान है जो हिंग बेचता है सब, और उसका जिस तरह से चित्रण सुभद्रा कुमारी चौहान करती हैं, कहीं भी वो हिंग वाला किसी खराब भावभंगिमा या किसी बद आचरण की तरफ, उसकी पूरे व्यक्तित्व में, उसके पूरे पर्सोना में कहीं से भी वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसके एंट्री से लेकर और तब जब वो बच्ची को, मेले में गुम हुई बच्ची को कंधे पर बिठाकर वापस माता जी के पास ले आता है, यानी सुभद्रा जी के पास ले आता है, तब तक वो हिंग वाला जिस तरह का था, यानी उसकी जो एक अच्छे सीधे सरल सच्चे अफगान की जो छवि थी वो अंत तक रचनाकार बनाए रखती है। हाँ, मातृत्व के कारण, बच्ची के गुम हो जाने के कारण, माँ होने के कारण वो चिंतित होती है। लेकिन इधर जो विभाजन की कहानियां आई, मैं आपको दो उदाहरण दूं, कितने पाकिस्तान और कृष्णा सोबती का अभी जो उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास कहूंगी मैं उसे, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, ये दोनों विभाजन और सांप्रदायिकता का अद्भुत स्टीरियोटाइप रचती हैं। स्टीरियोटाइप बहुत सारी चीजों का होता है और विभाजन, सांप्रदायिकता और खास करके हिंदू मुस्लिम के बीच के संबंधों को लेकर भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप रचे गए हैं। अचानक से कोई पात्र दिन भर हत्या, यौनिक हिंसा, लूट मार सब करता है और रात को वो मदद करने लग जाता है। ये जो उसके बाद फिर वो मदद के बाद फिर से हत्या और लूटपाट और बाकी सारी चीजें करता है। ये स्टीरियोटाइप है। एक कैरेक्टर जिसके अंदर अच्छाई का न आगे पता न पीछे कोई उसका जिक्र, वो अचानक उसके भीतर से अच्छाई जागती है और वो सब कुछ भला भला करता है और फिर से बाद में वही बुरा करता है। तो ये ऐसे नहीं बनता। हिंग वाला कहानी इसका आदर्श उदाहरण है। जो अफगान है जो हिंग बेचता है, वो हर मौसम में आता है और अपनी बहन को हिंग दिए बिना जाता नहीं। उस महिला को, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंग दिए बिना जाता नहीं, और अंत में वह मेले से खोई हुई बच्ची को, जो उसकी हिली मिली हुई थी, उस बच्ची को लेकर घर आता है। इसी तरह से होमवती देवी का स्वप्न भंग कहानी है। उसमें पाकिस्तान को एक यूटोपिया की तरह दिखाया गया है और गफूर मियाँ उसमें एक कैरेक्टर हैं। गफूर मियाँ बार बार बहुत सारे लोगों को विभाजन में पाकिस्तान जाता हुआ देखकर
चाहते हैं कि पाकिस्तान वो भी चले जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान जाने पर मुसलमानों को ये मिल जाएगा, पाकिस्तान जाने पर वहाँ हुरें मिलेंगी और भी सुख सुविधा मिलेगी। तो गफूर मियाँ रोज कबाड़ी हैं, वो कबाड़ का धंधा करते हैं और वो प्लान रोज बनाते हैं कि अब तो वो इस तीतर को बेचकर, उनके पास एक तीतर है, उस तीतर को बेचकर, आखिरी वो है, तीतर को बेचकर वो पाकिस्तान का रास्ता ले। लेकिन जिस तरह से होमवती देवी गफूर मियाँ के उस सपने को अपने विवरण से और घटनाक्रम से एकदम ध्वस्त करती हैं, वो पाकिस्तान के यूटोपिया को भंग करने वाला है। यानी हिंदुस्तान से निकलकर इसी भौगोलिक खंड में रहने वाले दूसरी तरफ दुनिया कोई जन्नत नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है जहां सब कुछ एक धर्म के मानने वाले के लिए सब कुछ स्वर्ग की तरह, बहिश्त की तरह हो जाएगा। एक आखिरी बात कहकर मैं बात खत्म कर रही हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। आखिरी बात, जिस चीज को लेकर आप कह रहे हैं स्त्री के संदर्भ में धर्म की क्या स्थिति है, अगर धर्म का, रिलीजन का डिस्कोर्स बनना है नवजागरण के अंतर्गत, तो स्त्री के संदर्भ से जरा बात करें। अभी आपने दलित के संदर्भ से सुना, वो पीठ पर एक लेकर चलता है, झाड़ू बांधकर चलता है, ये सारी चीजें। लेकिन स्त्री, दलित के लिए तो आपने ये कहा, वर्ण व्यवस्था बना दी, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दलित एक सेक्शन है, और आपने ये कहा कि दलित इसलिए इस जन्म में है कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। कर्म, फल और पुनर्जन्म का सिद्धांत आपने लागू कर दिया और उसमें इतनी छूट दे दी कि वह अगर इस जन्म में अच्छा करेगा, होरी इसीलिए तो गौदान करता है कि अच्छा करेगा तो अगले जन्म में मुक्त हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्थिति है कि कर्म, फल और पुनर्जन्म का ये जो चाबी आपने पकड़ाया उस गरीब वंचित जनता को, जिसके सहारे आपने ये कहा कि भला कर्म करोगे, इस समय के, इस जन्म के दुखों को भूल जाओ, पापों को भूल जाओ, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं जिसका भोग तुम यहाँ कर रहे हो। लेकिन अगला जन्म सुधारना है तो दान पुण्य करो, और अगले जन्म में तुमको 72 हुरे भी मिल सकती हैं, स्वर्ग भी मिल सकता है, वैतरणी पार कर लोगे तो और सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन स्त्री के लिए क्या? स्त्री के लिए तो धर्म के अंतर्गत भी मुक्ति नहीं मानी गई। स्त्री की मुक्ति होती ही नहीं है, ये कहा गया, और ये कहा गया कि स्त्री की मुक्ति अगर कहीं है तो वह उसके पति के चरणों में ही है। ये जो पति नामधारी पैट्रियार्क है, इससे स्त्री की मुक्ति कभी नहीं है। और स्त्री की लड़ाई जेंडर और पैट्रियार्की यहां से शुरू होती है, और उसका एकमात्र अस्त्र अगर कुछ है तो वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज इतना ही।